नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीड के बारे में, खरपतवार के बारे में। अगर हम बात करें खरपतवार की, तो खरपतवार से आपके कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, आते आते हैं। चाहे वो आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, जेट का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का, एमपी पेट, सीजी पेट, आईबीपीएस, एएफ हो। इसके अलावा 12th एग्रीकल्चर में भी ये चैप्टर आपके दिया हुआ है। इससे पहले एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी बिल्कुल बेसिक कि वीड क्या होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और सब कुछ इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर जरूर करें। यह हमारा पार्ट 2 है वीड का, और पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवार का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड या खरपतवारों का वर्गीकरण। अब देखो, खरपतवारों का वर्गीकरण यहां पर 5 तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। एक और है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। 5 कौन कौन से हैं, आओ देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तो खरपतवार होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसका जो जीवन चक्र है कि खरपतवार 1 वर्ष में अपना जीवन पूरा करता है या 2 वर्षों में करता है या 2 से अधिक वर्षों में करता है। इनके बारे में बात करेंगे जीवन चक्र के आधार पर। सेकंड हमारे पास आता है बीज पत्र के आधार पर, क्यों एक बीज पत्री है या द्विबीजपत्री है, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड आता है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, खरपतवार और फसल का क्या रिलेशन है, इसके बेस पर भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। फोर्थ आता है पत्तियों की बनावट के आधार पर कि पत्तियों की बनावट कैसी है, पत्तियां सकड़ी पत्ती हैं या चौड़ी पत्ती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मृदा जलवायु के आधार पर, और एक और है जो मैं आपको बता दूं 6 नंबर पे आप उसको ऐड कर सकते हो, वो है उत्पत्ति के आधार पर कि कौन से खरपतवार की उत्पत्ति कहां से हुई है। आपने देखा हो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है कि बताइए कसकुटा जो खरपतवार है इसका ओरिजिन कहां से है या ये कौन से कंट्री से आया है, ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। तो आज के वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लासिफिकेशन से लेकर, है ना, मतलब वर्गीकरण को लेकर, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो यहां पर 5 तो मैंने आपको बता दिए, एक और है जिसके बारे में एंड में बात करेंगे। तो खरपतवारों का वर्गीकरण हम 5 प्रकार से करते हैं। एक तो जीवन चक्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर और मृदा जलवायु के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीवन चक्र के आधार पर। अब जीवन चक्र के आधार पर कैसे समझेंगे, तो देखो जो खरपतवार होते हैं, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो 2 वर्षों में कंप्लीट करते हैं, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो 2 से अधिक वर्षों में कंप्लीट करते हैं, उनको हम बहुवर्षीय खरपतवार बोलते हैं। तो देखो जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसको हम 3 तरीके से समझेंगे। 3 तरीके कौन कौन से, आओ देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 वर्षीय खरपतवार के बारे में। इसके बारे में 1 वर्षीय खरपतवार। अब नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में कंप्लीट करते हैं उनको 1 वर्षीय खरपतवार कहा जाता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे द्विवर्षीय खरपतवार की। किसकी बात करेंगे, द्विवर्षीय खरपतवार। अच्छा ये क्या होते हैं, तो ऐसे खरपतवार जो अपना लाइफ साइकिल या अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुवर्षीय खरपतवार। किसकी बात करेंगे, बहुवर्षीय खरपतवार। नाम से पता चल रहा है हमें, कैसे पता चल रहा है कि सर ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूर्ण करते हैं उनको बहुवर्षीय खरपतवार कहा जाता है। अब तक आपको इतना समझना है
कि जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार से हमने इनको क्लासिफाई किया है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। देखो अगर आपको याद करना है ना, वाकई में एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि पढ़ने में, तैयारी करने में सारे स्टूडेंट करते हैं, कई सारे फॉर्म भरे जाते हैं, बट क्या सिलेक्शन सबका होता है? नहीं होता। रीजन क्या है? क्या वो तैयारी नहीं करते? करते हैं फिर भी नहीं होता है। क्योंकि तैयारी करना एक अलग बात है, चीजों को समझना और याद करना अलग बात है। मेरी कोशिश यही रहती है कि क्लास में ही मैं आपको सब कुछ याद करवा दूं और टॉपिक को कुछ इस तरीके से पढ़ाऊं कि वो आपको याद हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। इसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कोई ज्यादा नहीं है, आपको आपका पूरा फोकस जितना भी है इधर बोर्ड पे बनाए रखना है, एंड तक एक एक चीज समझ में आएगी और याद इसी वीडियो में करवाऊंगा। जैसे एक बार देखो कि हम बात करें जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में हमने बांटा, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। अब डेफिनेशन बहुत इजी है, जो एक वर्ष में कंप्लीट करेंगे उनको एक वर्षीय बोलेंगे, जो द्विवर्ष में कंप्लीट करेंगे उनको द्विवर्षीय बोलेंगे, बहुवर्षीय जो 2 या 2 से अधिक वर्षों में कंप्लीट करते हैं उनको बहुवर्षीय खरपतवार बोलेंगे। आओ देखो, अब बात करें यहाँ एक वर्षीय खरपतवार की, तो एक वर्षीय जो खरपतवार है इसको भी हम यहाँ पर कितने भागों में बांटते हैं? इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से खरपतवार? एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर खरीफ के खरपतवार। किसकी बात करेंगे? खरीफ के खरपतवार। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे रबी के खरपतवार। किसके खरपतवार? रबी की फसलों के खरपतवार। अब डेफिनेशन बहुत ईजी है। खरीफ के खरपतवार क्या होंगे? ऐसे खरपतवार जो खरीफ के सीजन में खरीफ की फसलों के साथ उगते हैं उनको खरीफ वाले खरपतवार कहा जाता है। रबी सीजन में उगने वाले खरपतवारों को रबी वाले खरपतवार हम बोलेंगे। तो ये आप याद रखोगे। द्विवर्षीय में हम ओनली द्विवर्षीय बात करेंगे। बहुवर्षीय की अगर मैं बात करूं तो इसको भी आपके अकॉर्डिंग 12th एनसीईआरटी 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग है? एक तो बालक आता है काष्ठीय खरपतवार जिसमें लकड़ी पाई जाती है, ठीक है। एक आता है आपके शाकीय। कौन सा आता है? शाकीय, जिसकी शाखा क्या होती है? नॉर्मल, मुलायम होती है। तो यहां पर जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को इस तरीके से वर्गीकृत हमने किया है। अब समझना, इसी बोर्ड पे याद करवा रहा हूं, इतना ही नहीं है। अगर बात करूं खरपतवार की, अब हम बात करें कि खरपतवार के जो खरीफ वाले खरपतवार हैं ये कब उगते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या होता है? तो ध्यान रखना, ये उगते हैं आपके जून जुलाई में। कब उगते हैं? जून जुलाई। और जून जुलाई से, अच्छा जून जुलाई से कहां तक? तो याद रखोगे, बोलो क्या याद रखोगे? सितंबर अक्टूबर। क्या याद रखोगे? सितंबर व अक्टूबर। ये इनका क्या हो गया? लाइफ साइकिल हो गया। बट ये एक वर्ष के अंदर ही आते हैं, इसीलिए हम इनको एक वर्षीय खरपतवार बोलते हैं। तो याद रखोगे कि जो खरीफ सीजन में उगने वाले खरपतवार होते हैं ये जून जुलाई में उगना प्रारंभ करते हैं और सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र संपूर्ण या पूर्ण कर लेते हैं। बात करें रबी के खरपतवार। अब रबी के खरपतवार कब उगेंगे? तो याद रखना है सितंबर अक्टूबर से उगना प्रारंभ करते हैं। कहां से? तो याद रखोगे सितंबर और अक्टूबर से उगना प्रारंभ किया। और कहां तक? तो याद रखना बालक, मार्च अप्रैल तक ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस टेबल में कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हो कि एक वर्षीय खरपतवार 3 प्रकार के, जीवन चक्र के आधार पर जो खरपतवार है 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। जो एक वर्षीय खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में कंप्लीट करते हैं, 12 महीने में पूर्ण कर लेते हैं, उनको एक वर्षीय खरपतवार कहा जाता है। इसमें खरीफ के आते हैं और रबी के आते हैं। खरीफ जो जून जुलाई से उगना प्रारंभ करेंगे और सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे। रबी के क्या होते हैं? जो सितंबर अक्टूबर से उगेंगे और मार्च अप्रैल तक अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे। द्विवर्षीय की बात करें, ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं। अच्छा सर 2 वर्षों तक करते क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं, पहले वर्ष तो क्या करते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, मतलब वानस्पतिक वृद्धि करेंगे, और दूसरे वर्ष जाके बीजों का उत्पादन करते हैं। ऐसे खरपतवारों को द्विवर्षीय खरपतवार कहा जाता है। सर फिर बहुवर्षीय क्या होते हैं? जो 2 से अधिक वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, 5 साल, 10 साल, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे खरपतवारों को बहुवर्षीय खरपतवार कहा जाता है। इसमें भी 2 आते हैं, काष्ठीय और शाकीय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर खरीफ के खरपतवार। आओ देखो, बहुत आसान है। ये नाम अगर आपको कठिन लगते हैं
तो अब कठिन नहीं लगेंगे। कोशिश करूंगा इसी वीडियो में याद करवा दूं, बस फोकस बोर्ड पे बनाए रखना। बात करें खरीफ के खरपतवार। सर खरीफ के खरपतवार कब उगे, तो आपको याद होना चाहिए कि सर ये जून जुलाई में उगना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बरसात आने लग जाती है और इस बार तो बारिश ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा, अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो फसलें काफी अच्छी है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जिस समय पानी की जरूरत है ना, उस समय पानी नहीं आता है, और जब फसलें पकने लगेगी तब जाके बारिश आती है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती है। तो याद रखोगे जून जुलाई में उगना प्रारंभ करेंगे, और कहां तक, तो सितंबर अक्टूबर तक अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गए खरीफ के खरपतवार। अब उदाहरण की बात करें, उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखो एक तरफ मैंने खरपतवार के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ उनके वैज्ञानिक नाम है, और एक तरफ मतलब कौन सी फसलों में उगते हैं। तो आओ देखो, सबसे पहला खरपतवार है पत्थर चट्टा, इसका नाम आपने सुना होगा, पत्थर चट्टा। इसके अलावा इसको कारपेट वीड भी कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल कारपेट की तरह आपको दिखाई देता है। सर इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आओ देखो, ट्राइएंथीमा स्पीसीज, किस नाम से जानोगे, जब भी कारपेट की बात होगी, किसकी बात होगी, कारपेट वीड की बात होगी या पत्थर चट्टा की बात होगी, तो कारपेट ट से याद रखोगे ट्राइएंथीमा स्पीसीज। क्या याद रखोगे, ट्राइएंथीमा स्पीसीज। बात करें कौन कौन सी फसलों में, तो खरीफ की जितनी भी फसलें होती है सभी फसलों में पत्थर चट्टा जो खरपतवार है या जो कारपेट वीड है, ये आसानी से उग जाता है। सेकंड उदाहरण है जंगली धान, और स्टार लगा लेना बालक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो जंगली धान है ये धान की फसल में उगता है, इतना तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो बहुत आसान है, इकाइनोकोलोआ कोलोना, और बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, बस आपको 2-4 बार बोलना है। और अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो खेतों में जाके देखो एक बार, धान की फसल में एक खरपतवार आपको दिखेगा और आसानी से आप याद कर पाओगे। बच्चों को लगता है कि हम याद नहीं कर सकते, जब एक किसान याद कर सकता है, अपनी खेती का उत्पादन ले सकता है, तो हम तो बहुत कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। तो धान की फसल में उगने वाला खरपतवार कौन सा हो गया, जंगली धान, इकाइनोक्लोआ कोलोना, इसका वैज्ञानिक नाम। थर्ड आता है जंगली चौलाई। अब जंगली धान अलग है, जंगली चौलाई अलग है। अगर जंगली चौलाई की बात करें तो मक्का ज्वार बाजरा में उगता है, और इसका साइंटिफिक नेम एमरेंथस विरिडिस है, और पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, इस पर भी स्टार बनता है। अगला आता है बार्नयार्ड घास, ये भी आपके धान की फसल में उगता है, याद रखोगे, और इसका नाम और आपके जंगली धान का नाम आसानी से याद किया जा सकता है, इकाइनोक्लोआ कोलोना तो उसका है जंगली धान का, और बार्नयार्ड का है इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली। बोलो याद हो जाएगा। अगला आता है कांटा चौलाई, एक तो था जंगली चौलाई, जंगली चौलाई एमरेंथस स्पीसीज, और बात करें एमरेंथस विरिडिस आप बोल दो। इसके अलावा कांटा चौलाई की बात करें तो एमरेंथस स्पाइनोसस, क्या याद रखना है, बस पीछे का नाम चेंज होगा, एमरेंथस स्पाइनोसस, याद हो जाएगा। बात करें कौन कौन सी फसलों में, तो मक्का ज्वार बाजरा। सर ये कैसे याद रखेंगे, तो देखो ना यार, आपके जो जंगली चौलाई है ये भी इन फसलों में उग रहा है, और आपकी जो एक कांटा चौलाई है ये भी इन फसलों में उग रहा है। इसके अलावा आपके बर्नयार्ड घास है, और आपके कौन है, तो जंगली धान है, ये धान में उग रहा है। इसके अलावा एक पत्थर चट्टा हमने देखा, कारपेट वीड, सब जगह पे काम आता है, इस तरीके से याद रखे तो खरीफ की सभी फसलों में उगता है। अगला उदाहरण आओ देखो, गोखरू कांटा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। क्या है, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, और याद रखोगे ये कहां उगता है, आक्रसित भूमि। आक्रसित भूमि का क्या अभिप्राय है सर, तो जैसे मेड़ पे उग जाएगा, नहर वगैरह होती है उसके किनारे उगेगा, रोड वगैरह के किनारे उगेगा, जो रेल की पटरियां हैं उनके किनारे उगेगा, तो कई सारी जगह हैं जहां पर ये खरपतवार उग सकता है। इसके अलावा बात करें मोथा, स्टार लगा लो, पहले भी पूछा गया है, साइप्रस इरिया, इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, कौन कौन सी फसलों में, तो मक्का ज्वार बाजरा। देखो यार खरीफ की फसलें हैं, अब देखो मक्का ज्वार बाजरा में कितने खरपतवार उग रहे हैं, तो याद रखना है मक्का ज्वार बाजरा में एक और कौन उगता है, साइप्रस इरिया, जिसको मोथा बोलते हैं। आगे बढ़ो, अगला आता है मकोय, और इस पर भी स्टार बनता है, जिस पर स्टार लगा रहा हूं ना, ये तो अच्छे तरीके से याद कर ही लेना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तब तो याद होगा। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो सेलेनम नाइग्रम है। क्या है, सेलेनम नाइग्रम, और एक खरपतवार जो है खरीफ की करीबन सभी फसलों में देखने को मिलेगा। ये आपके सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स में मिलेगा, मूंग में मिलेगा, उड़द में मिलेगा, मूंगफली में मिलेगा, आदि फसलों में आपको मिल जाएगा।
क्या समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है दूधी घास, जिसको हम बोलते हैं दूधी घास, ठीक है, दूधी, यह है यूफोर्बिया स्पीसीज, और ये कब, तो ग्रीष्म ऋतु की फसलों में उगता है। किसमें उगता है? ग्रीष्म ऋतु की फसलों में। स्टार बनता है यहाँ पर, कहां पर? इस गाजर घास, जिसको कांग्रेस वीड भी बोलते हैं या कैरेट वीड के नाम से भी जाना जाता है। पार्थियनियम स्टोफोरस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। और बात करें कहां उगता है, तो यार गाजर घास को कौन नहीं जानता? अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये गाजर घास याद होना ही चाहिए अच्छे तरीके से। सर क्यों याद होना चाहिए? इसने मतलब सब जगह अपने पांव जमा लिए हैं। कि रोड के किनारों पर दिखेगा सफेद सफेद फूल आते हैं, कई सारे बीज इसमें होते हैं, और खेतों में भी कई जगह उगने लग गया, और आसानी से नष्ट नहीं होता है। इसके छूने से चर्म रोग भी होते हैं, अगर आप उखाड़ोगे तो टूट जाएगा, वापस उग जाएगा। इतना खतरनाक वीड है, तो यह आपको याद रखना है, कांग्रेस ग्रास, और ये अफसली क्षेत्र में, इसके अलावा खेतों में भी उगता है, याद रखना है। इसके अलावा आता है हजार दाना। अगर हजार दाने की हम बात करें तो फाइलेंथस निरूरी इसका साइंटिफिक नेम है, और सोयाबीन, मूंग और उड़द में उगता है, याद रखोगे। इसके अलावा एक आता है नुनिया, जो नुनिया है, अगर हम बात करें इस नुनिया की, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं स्लाइड को ताकि आपको दिखने में आसानी हो। अगर मैं बात करूं नुनिया, तो नुनिया का साइंटिफिक नेम है पोर्टुलेका स्पीसीज, और याद रखना है कहां उगता है, तो मक्का की फसल में उगता है। कहां उगता है? मक्का की फसल में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वे खरपतवार हैं जो खरीफ की फसलों में और खरीफ के सीजन में उगते हैं। टाइम पीरियड क्या है? तो जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। आओ आगे बढ़े, बात करेंगे रबी के खरपतवार। सर रबी के कौन से खरपतवार? तो यार अगर बात करें लाइफ साइकिल की तो बहुत आसान है। देखो बात करें यहां पर हम इसके लाइफ साइकिल की, रबी के जो खरपतवार हैं, तो याद रखना ये सितंबर अक्टूबर में उगना प्रारंभ करेंगे। कब? सितंबर अक्टूबर में उगना प्रारंभ करेंगे, और कहां तक उगेंगे? तो याद रखना है मार्च अप्रैल तक अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे खरपतवार को रबी के खरपतवार कहा जाता है। जब रबी की फसलें उगने लगती है तो उनके साथ उगना प्रारंभ कर देते हैं। आओ देखो उदाहरण। बथुआ का नाम किसने नहीं सुना? इंपॉर्टेंट है। बथुआ की सब्जी भी बनाई जाती है। अगर क्वेश्चन आए कि बताइए कौन सा खरपतवार है जिसको सब्जी के लिए काम लिया जाता है, तो सर बथुआ को काम में लिया जाता है। अरे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो इसको हम बाथली के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं कि आज तो हमारे बाथली की सब्जी बनेगी, ठीक है। ये वही बाथली, वही बथुआ है, और इसका साइंटिफिक नेम एक एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए, एग्रीकल्चर वाले को। चिनोपोडियम एल्बम। क्या नाम है? चिनोपोडियम एल्बम। किसमें उगता है? तो गेहूं जौ में उगता है। किसमें उगता है बालक? गेहूं जौ में उगता है। इसके अलावा अगला आता है इसी का मित्र है खरतुआ। एक तो है बथुआ और एक है खरतुआ। जो खरतुआ है ये चिनोपोडियम मुरेल है, वो एल्बम है। एल्बम कौन सा है? तो याद रखोगे बथुआ एल्बम है, ठीक है। इसके अलावा खरतुआ क्या है? तो मुरेल है। आगे चिनोपोडियम हमारे पास फसल वही रहेगी, गेहूं और जौ, क्योंकि रबी की फसलों में उगता है। अगला आता है कांसनी, इंपोर्टेंट है। इसका नाम है चिंकोरियम इंटीबस। क्या नाम है? चिंकोरियम इंटीबस। और याद रखोगे रिजका व बरसीम में उगता है। किसमें? रिजका और बरसीम में। अगला आता है कृष्ण नील, और कृष्ण नील का साइंटिफिक नेम एनागेलिस आर्वेंसिस है, और ये भी किसमें उगता है? तो गेहूं और जौ में उगता है। देखो अब तक के सारे गेहूं जौ में हैं, सिर्फ अगर आप कांसनी को छोड़ दो तो कांसनी रिजका व बरसीम में उगने वाला खरपतवार है। अगला आता है प्याजी। अगर मैं बात करूं प्याजी की, तो प्याजी उगता है चना में, ग्राम साइसर एरेटिनम, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना चने को अच्छे से। एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस इसका क्या है? साइंटिफिक नाम क्या है? एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस। नाम आसानी से याद नहीं होंगे मानता हूं, लेकिन अगर आप नाम किसी और को याद करवाओ तो आसानी से याद होंगे कि नहीं होंगे। आप घर वालों को याद करवाओ, छोटे भाई बहनों को याद करवाओ, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे होते हैं बाहर आ जाते हैं, उनको याद करवाओ, उनको याद हो कि नहीं हो, लेकिन आपको परमानेंट याद जरूर हो जाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। बट उसका नाम आपको बार बार लेना पड़ेगा, बार बार उनका नाम लोगे तब जाके चीजें याद होगी। अगला है गेहूंसा। अच्छा इसको कौन नहीं जानता सर? गेहूंसा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, नकलची खरपतवार आदि नामों से इसको जाना जाता है। गेहूं की फसल में उगता है। और फेलेरिस माइनर इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार बनता है इसके ऊपर। अगला आता है जंगली जई। अब जो पहले मैंने खरीफ में बताए थे, अब कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूजन की घड़ी नहीं है, ठीक है ना।
ये जंगली जई है, वो जंगली धान मैंने आपको बताया था, एक जंगली चौलाई आपको बताई थी। तो कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो मुझे पता है यहाँ क्वेश्चन गलत कर सकते हो, कैसे गलत कर सकते हो, एक बेसिक सा क्वेश्चन, ये बताइए इनमें से रबी का खरपतवार कौन सा है? ऑप्शन है जंगली धान, जंगली चौलाई और जंगली जई। ठीक है, अब मुझे पता है धान में तो कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन जंगली चौलाई और जंगली जई इन दोनों में कंफ्यूज होगे, बट नहीं होना है, इन पे फोकस करना है बारीकी से। जो जंगली जई है ये आपके कौन सा है? रबी का खरपतवार है, एविना फटवा इसका साइंटिफिक नेम है। जो आपके जौ का नकलची खरपतवार है, स्टार लगा लेना। ऐसा नहीं है एग्जामिनर बार बार गेहूं का नकलची खरपतवार पूछेगा, हो सकता है इस बार आपसे जौ का पूछ ले, है ना भाई। थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक है, जैसे मात्रा है तो इनको आप देख लेना, है ना। हमारा मेन टारगेट है आपको समझाना। अगला आता है सत्यानाशी, सत्यानाश, है ना। सत्यानाशी की बात कर रहे हैं, आर्जीमोना मैक्सिकाना इसका साइंटिफिक नेम, सत्यानाशी का आर्जीमोना मैक्सिकाना, स्टार लगा लेना। परीक्षा में आता ही आता है और सरसों की फसल में उगता है, मस्टर्ड, ब्रेसिका जुन्सिया। अगला आता है पीली सेंजी, सफेद सेंजी भी होती है, पीली सेंजी भी होती है। तो यहां पर मेलिलोटस स्पीसीज आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे? मेलिलोटस स्पीसीज, और चना व सरसों में उगने वाला खरपतवार। तो देखो यार बहुत आसानी से हमने खरीफ के खरपतवार देखे, फिर उसके बाद रबी के खरपतवार देखे, कौन से इंपोर्टेंट है उन पर भी स्टार लगाया। ऐसे तो खरपतवार कई सारे हैं, लेकिन यहां पर वही खरपतवार आपको बताए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ू, उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों को खरीफ और रबी के खरपतवार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यह था जीवन चक्र के आधार पर पहला 1 वर्षीय खरपतवार। कौन सा? अभी सिर्फ 1 वर्षीय हुआ है, कंफ्यूज मत होना, है ना। अभी तो द्विवर्षीय बाकी है और बहुवर्षीय बाकी है, तब जाके जीवन चक्र वाला कंप्लीट होगा। तो आओ आगे बढ़े। अब बात करेंगे द्विवर्षीय खरपतवार की। किसकी बात करेंगे? द्विवर्षीय खरपतवार की बात करेंगे। ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीवन चक्र, लाइफ साइकिल 2 वर्ष में क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल मतलब समझना जरूरी है, कई बच्चों को नहीं पता होता है कि सर वाकई में लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है। लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि सबसे पहले तो क्या करेगा? उगेगा, फिर उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, फिर उसके बाद सीड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फ्लावर आएंगे, फिर सीड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये सब कुछ कंप्लीट कर पाता है तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ द्विवर्षीय खरपतवार की अगर हम बात करें तो उदाहरण आपको याद करने हैं डायरेक्ट, है ना। रबी खरीफ हो तो पहले देख ही लिया, हमको पता है कि कौन सा रबी का है कौन सा खरीफ का है, ठीक है। तो आओ देखो, उदाहरण है जंगली गाजर, कांग्रेस ग्रास, ठीक है, डॉकस स्पीसीज, जंगली गोभी, लूनिया एस्लेनिफोलिया, ये साइंटिफिक नेम है उधर। इसके अलावा खाकी खरपतवार, अल्टरनेथरा पुंगेस। नाम थोड़े टफ है बट आसानी से याद कर लो कि 3 नाम पे स्टार लगा ना, जंगली गाजर, जंगली गोभी और खाकी खरपतवार। ये तीनों खरपतवार आपके द्विवर्षीय हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं। अगला आता है बहुवर्षीय खरपतवार। अगर हम बात करें बहुवर्षीय पेरिनियल वीड की, तो ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से ज्यादा, किससे? 2 वर्षों से ज्यादा में कंप्लीट करते हैं। ऐसे खरपतवार को बहुवर्षीय खरपतवार कहा जाता है। उदाहरण है मोथा है, हिरणखुरी है, गाजर घास है, नागफनी है और जंगली ज्वार है। ये नाम याद रखने हैं, मोथा, हिरणखुरी, गाजर घास, नागफनी और जंगली ज्वार। ये जो चारों पांचों खरपतवार मैंने आपको बताया ये कैसे हैं? तो बहुवर्षीय खरपतवार हैं जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूर्ण करते हैं। तो अब जाके हुआ है हमारा पहला वर्गीकरण, कौन सा? बोलो, जीवन चक्र के आधार पर। बार बार रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि याद करवाना मकसद है ना, पढ़ाना नहीं है। पढ़ लोगे आप कहीं से भी, किताब से, कहीं से भी, लेकिन अगर वो एग्जाम तक याद नहीं रहा तो उस मेहनत का क्या फायदा? एग्जाम में फिर गलत लगा क्या होगे? इसलिए टॉपिक इतना सा ही पढ़ो, इतना सा ही पढ़ो, एक इतना सा टॉपिक पढ़ो, लेकिन वो याद होना चाहिए आपको, तब जाके एग्जाम फाइट हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम तो बस एक बार इस तरीके से किताब की तरफ बांच ले, बांचने का मतलब पढ़ ले और हमें याद हो जाए, फिर उसके बाद पेपर देने जाते हैं, परीक्षा पास नहीं होती। अधिकतर ऐसा ही होता है अधिकतर स्टूडेंटों के साथ। फिर कहते हैं कि तैयारी भी की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर तैयारी करने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा ना आपको। याद होगा तब जाके परीक्षा में सही आंसर लगाओगे, और अगर याद नहीं होगा तो फिर कहां से सही आंसर जाएगा? याद करने की कोशिश करना। ये जो चारों पांचों नाम मैंने बताए बहुवर्षीय खरपतवार के,
मोथा, हिरणखुरी, गाजर घास, नागफनी, जंगली ज्वार, ये आपके बहुवर्षीय। तो पहला वर्गीकरण हो गया हमारा जीवन चक्र के आधार पे। आओ आगे बढ़े, अगले वर्गीकरण की बात करेंगे बीज पत्र के आधार पे। अब कई बच्चों को तो ये डाउट होगा कि सर बीज पत्र होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो बीज पत्र है इसका एक अलग से वीडियो मैंने कैप्टन एग्रो चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इधर साइड में आई बटन आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि बीज पत्र क्या होते हैं, इसके आधार पर कैसे वर्गीकरण करते हैं। एक बार अगर आपने उस क्लास को देख लिया जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है। यहां सिंपल उदाहरण में आपको बताऊंगा, सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। एक बीज पत्री ऐसे खरपतवार होते हैं जो दो टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। द्विबीजपत्री क्या होते हैं जो दो टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि दाल, याद रखोगे। तो आओ देखो, बात करें यहां पर एक बीजपत्री खरपतवार और द्विबीजपत्री खरपतवार। बीजपत्र के आधार पर दो तरीके से वर्गीकरण करते हैं। बात करें एक बीजपत्री में आता है तो मोथा आता है, दूब घास है, गेहूं सा है, जंगली धान है, जंगली जई और कांस है। ये जो 6 खरपतवार मैंने आपको बताई ये कौन से एक बीजपत्री वाले हैं और इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये 6 नाम याद कर लेना, मोथा, दूब घास, गेहूं सा, जंगली धान, जंगली जई और कांस। बात करें द्विबीजपत्री की तो द्विबीजपत्री में बथुआ आता है, इधर मोथा आता है, इधर बथुआ आता है, इधर लटजीरा, हिरणखुरी, सत्यानाशी, जंगली चौलाई और खरतुआ। इधर जंगली जई है, उधर जंगली चौलाई है। तो जंगली चौलाई द्विबीजपत्री है और जंगली जई आपके एक बीजपत्री है। जंगली चौलाई इस पे स्टार लगाना, ये आपके खरीफ का है और जंगली जई आपके रबी का खरपतवार। तो ये हो गया आपके बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। उम्मीद करता हूं अब तक 2 वर्गीकरण मैंने आपको बताए, एक तो जीवन चक्र के आधार पे और एक बीज पत्र के आधार पे, और आई होप दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़े, ये पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला आता है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। बात करेंगे खरपतवार फसल संबंध के आधार पर कि खरपतवार और फसल के बीच में कैसा संबंध है, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे और करीबन 6-7 प्रकार से यहाँ पर हम वर्गीकरण करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाना, कई बार अधिकतर परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो देखो खरपतवार फसल संबंध के आधार पे एक तो बात करेंगे पूर्ण निरपेक्ष खरपतवार की, एक बात करेंगे सापेक्ष खरपतवार, नकलची, अनुकारी खरपतवार, रोगयु खरपतवार। आगे देखेंगे, पहले 3 देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण निरपेक्ष। पूर्ण निरपेक्ष क्या होते हैं तो आओ देखो, इस वर्ग में वे सभी खरपतवार आते हैं जो उपज को कम कर देते हैं। मतलब हमने खेत में जो फसल लगाई है उसके अलावा जितने भी खरपतवार हैं वो सारे के सारे आपके पूर्ण निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं, जो क्या कर देते हैं तो उपज में कमी लाते हैं। क्या करते हैं, उपज में कमी लाते हैं। याद रखोगे, उदाहरण तो जितने भी हैं सब उदाहरण हिरणखुरी है, जंगली चौलाई है, सत्यानाशी आदि, ये नाम आप याद रखें। बात करेंगे सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं। तो सापेक्ष खरपतवार आओ देखो, वे पौधे जिनकी किसान, यहां जिनकी है ना, क्या है, जिनकी किसान बुआई नहीं करता है स्वतः ही उग जाते हैं। कहने का मतलब है किसान ने जिस फसल की बुआई की है उसको छोड़कर उसके खेत में जो भी उगेंगे ना वो सारे खरपतवार कहलाते हैं। कौन से, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो गेहूं के साथ जैसे जो उग गया, सरसों, ठीक है, इसके अलावा मटर आदि, ये सब क्या कहलाएंगे तो सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो फसल है फसल, लेकिन किसान ने तो बुआई सपोज करो गेहूं की है, उसमें आपके मटर उग गया, सरसों उग गया, ये क्या कहलाएंगे तो ये सापेक्ष खरपतवार कहलाएंगे। याद रखोगे। आगे बढ़े, अगला आता है नकलची या अनुकारी खरपतवार। अब नकलची या अनुकारी ऐसे खरपतवार होते हैं जो बाह्य आकारिकी में बिल्कुल फसल से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, पहचानना मुश्किल होता है। ऐसे खरपतवारों को नकलची या अनुकारी खरपतवार कहा जाता है, जो बाहरी आकारिकी रूप में फसल के समान दिखाई देते हैं। ऐसे खरपतवार नकलची खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा उगता है। सर गुल्ली डंडा मतलब तो समझे ही नहीं, अरे फेलेरिस माइनर की बात कर रहा हूं बालक किसकी, गेहूं सा। अगर गेहूं सा आपने देखा होगा, जिसको गेहूं का मामा कहा जाता है, गुल्ली डंडा कहा जाता है, साइंटिफिक नेम फेलेरिस माइनर है। ये जो खरपतवार है गेहूं का नकलची खरपतवार। बात करें धान का नकलची खरपतवार, तो धान का नकलची खरपतवार क्या है, जंगली धान है, जंगली धान जो उग जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जई की बात करें तो जई का नकलची खरपतवार जंगली जई उग जाती है, उसके जैसी ही दिखाई देती है। इसके अलावा जीरे की बात करें तो जीरे में जीरी उग जाती है,
ये क्या है, नकलची खरपतवार है। नकलची मतलब उनके जैसा ही दिखाई देगा, रंग रूप एक जैसा होता है, पहचानना मुश्किल होता है। ऐसे खरपतवारों को नकलची या मिमिक्री वीड के नाम से जाना जाता है। ये उदाहरण याद रखना, ये जो मैंने 4 उदाहरण बताए इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक तो गेहूं का गुल्ली डंडा हो गया है, धान का जंगली धान, जई का जंगली जई और जीरे का जीरी। देखो कितना आसान है भाई, गेहूं का तो पहले से याद होगा, धान का जंगली धान हो, ठीक है, इसके अलावा जई का जंगली जई, जीरे का जीर। ये क्या हो गया आपके, याद रखोगे, नकलची खरपतवार। आगे बढ़े, अगला आता है अवांछित या जिनको रोग्यू वीड के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होते हैं, तो बहुत आसान है। अगर हमने कोई फसल उगाई है, उसी फसल का अगर दूसरी किस्म का पौधा उस खेत में उग जाता है, तो ऐसे खरपतवार को अवांछित या रोग्यू वीड कहा जाता है। जैसे कि जब फसल में फसल का अन्य किस्म का पौधा उग जाए, जैसे मानो यहां पर किसान ने खेत में गेहूं की बुआई की, और ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख पा रहे हो, ठीक है, सपोज करो ये क्या है, सोनालिका किस्म, किसकी है, गेहूं की सोनालिका किस्म, इसकी बुआई की किसान ने। अब इसके बीच बीच में आप देखो, अगर ऐसे 2-4 पौधे गेहूं के उगते हैं, लेकिन ये किसके उग जाते हैं, जैसे मान लो लोक वन के उग गए, तो यहां पर ये लोक वन आपका क्या हो गया, ये लोक वन हो गया आपका रोग्यू वीड हो गया, या फिर इनको अवांछित वीड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब किस्म अलग है लेकिन फसल वही है, याद रखोगे। अगला आता है स्वैच्छिक खरपतवार। स्वैच्छिक खरपतवार क्या होते हैं, मुख्य फसल के पहले सीजन में बोई गई फसल का उगना। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होता। जैसे मान लो आपने कोई फसल बोई, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने सरसों की फसल बोई, ठीक है, रबी के सीजन में। अब उस सरसों में आपने देखा हो जैसे कि मूंगफली उग गए हो, ठीक है, या कोई और खरीफ की फसल उग गई हो। मतलब उदाहरण इस तरीके से समझना, जैसे रबी की फसल की बुआई की, किसकी बुआई की, रबी की फसल की बुआई की। अब इसमें अगर आपके खरीफ के फसली पौधे उग जाते हैं या उसके खरपतवार उग जाते हैं, तो उनको स्वैच्छिक खरपतवार बोलते हैं, याद रखोगे। इसके आगे आता है आपत्तिजनक खरपतवार। काफी खतरनाक है और डेंजर है। कौन सा, आपत्तिजनक, नाम से पता चल रहा है। सर कैसी आपत्ति आती है, तो आओ देखो, जिन खरपतवारों के बीज मुख्य फसल से मिलते हैं। सर फिर वो तो नकलची बताया, नहीं, नकलची में बताया कि बाहरी आकारी के रूप में दिखाई देंगे एक जैसे। बात करें आपत्तिजनक, तो आपत्तिजनक में क्या होता है कि जो बीज है ना बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे खरपतवारों को आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण याद करना स्टार लगा के, गेहूं में हिरनखुरी। अब गेहूं में गेहूं सा मत बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। गेहूं सा क्या है, नकलची खरपतवार है। बात कर रहे हैं आपत्तिजनक, तो आपत्ति तो हिरनखुरी से है, क्योंकि हिरनखुरी के दाने और गेहूं के दाने एक जैसे दिखाई देते हैं। अगला आता है सरसों में सत्यानाशी के बीज। जो सरसों है, अगर इसके बीजों में सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं, तो इनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए किसान अलग भी नहीं करता। अगले साल वापस उसकी बुआई फिर सत्यानाशी उगेगा, है ना। तो इस तरीके से होते हैं, ये काफी डेंजर होते हैं, इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक जैसे दिखाई देते हैं। और याद रखना, सरसों के तेल में अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाए, उसके तेल के अंदर आ जाए, तो इसकी वजह से ड्रॉप्सी नामक एक रोग होता है, अंधापन नामक एक रोग होता है। एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। बात करें, क्वेश्चन आता है कि बताइए रिजके का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है। तो रिजके का आपत्तिजनक खरपतवार अमरबेल है, याद रखोगे। अमरबेल स्टार लगाना, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। बात करें कि सर बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार, तो कासनी है। कौन है, कासनी है। उसके अलावा मेथिका सेंजी है, क्या है, मेथिका आपत्तिजनक खरपतवार सेंजी है। और जई का कौन है, जंगली जई है। तो इन पर स्टार बनता है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के याद करना। ये आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल वीड हैं, जो काफी ज्यादा डेंजर होते हैं, जो आसानी से अलग नहीं होते हैं, इसीलिए तो आपत्तिजनक बोला कि ये कहां की आपत्ति आ गई यार, कहां की आपदा। ठीक है, आगे बढ़ू, बात करेंगे। अगला आता है विषैला या शैतान खरपतवार। सर ये विषैला या शैतान खरपतवार क्या होते हैं, तो आओ देखो, जिनका नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। सर नियंत्रण यहाँ ये आपत्तिजनक है, अलग करना कठिन होता है, यहां तो नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हम लोग। ऐसे खरपतवारों को विषैले खरपतवार या शैतान खरपतवार के नाम से जाना जाता है। जैसे दूब घास अगर एक बार कहीं उग गया ना, तो कितना ही आप उसको हटा के फेंको, वापस उगेगा ही उगेगा। इसके अलावा जैसे कि मोथा है, गाजर घास। अरे गाजर घास का तो अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत खराब काम हो रहा है।
आप कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों ने गाजर घास को देखा और किन किन के खेतों में उगा हुआ है। ये पूरे भारत में फैला हुआ है। मैं आपको बताऊं, 1 जनवरी 2023 को मैंने कोटा से अपनी जर्नी स्टार्ट की और बिल्कुल कन्याकुमारी तक गया और 17 दिन में वापस आया। मैंने सभी जगह पे इस गाजर घास को देखा है। तो पूरे देश में ये गाजर घास फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है। तो याद रखोगे ये कौन से खरपतवार हैं? शैतान खरपतवार हैं। दूब घास भी मैंने पूरे देश में देखा है, मोथा को भी पूरे देश में देखा है। तो ऐसे खरपतवार जो एक तरीके से नियंत्रण हम उनका नहीं कर सकते, ऐसे खरपतवारों को विसेला या शैतान खरपतवार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ू। क्या सर खत्म हो गए फसल संबंधी के आधार पे? नहीं हुए। आओ देखो, इंपोर्टेंट अब आता है। और याद रखना IBPS AFO के लिए इंपोर्टेंट है, और यहां से आपके जेट, ICAR, BHU है ना, इन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस पूरे पे स्टार लगाना है। सर ये लिखा क्या हुआ है समझाओ। तो अगर पूरा फोकस बोर्ड पर होगा तो एक एक चीज समझ में आएगी। और याद रखना इंपोर्टेंट से भी ज्यादा इंपोर्टेंट अगर आप किसी को कह सकते हो तो यही है इस टॉपिक में। ठीक है, देखो परजीवी खरपतवार की बात कर रहे हैं जिनको पैरासाइट वीड या क्रॉप बाउंड वीड के नाम से जाना जाता है। सर सबसे पहले तो ये बताओ कि परजीवी वीड क्या होते हैं। तो सर खरपतवार होते हैं जो फसली पौधे की चिपक कर उगे रहते हैं, ठीक है, और उसी से अपना पोषण और भोजन, जल, नमी सब उसी से प्राप्त करते हैं। ऐसे खरपतवारों को परजीवी खरपतवार कहा जाता है, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। याद रखोगे। अब जो परजीवी खरपतवार है इनको 2 भागों में हम बांटते हैं। सर 2 भाग कौन कौन से? तो देखो, एक तो बात करेंगे तना परजीवी खरपतवार की, जो तने से लगे रहते हैं। एक बात करेंगे जड़ परजीवी खरपतवार की, जो जड़ से लगे रहते हैं। सर दोनों में डिफरेंस, ये नीचे जड़ से लगेंगे, वो तने से लगेंगे। अब देखो दोनों के 2-2 प्रकार है। कितने प्रकार है दोनों के? 2-2। देखो बात करेंगे तना परजीवी, जिनको स्टम पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। और स्टम पैरासाइट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण तना परजीवी, टोटल रूट पैरासाइट, और एक होता है अर्ध या अल्प तना परजीवी, सेमी या पार्शियल पैरासाइट। याद रखोगे। अब देखो पूर्ण तना परजीवी क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि मैं तो पूरे तरीके से तेरे ऊपर ही डिपेंड हूं। ऐसे खरपतवार को क्या बोलेंगे? पूर्ण तना परजीवी खरपतवार कहा जाता है। पूरे तरीके से कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो भोजन भी नहीं बना सकता, पानी भी नहीं पी सकता, सब तेरे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे खरपतवारों को पूर्ण तना परजीवी या टोटल हॉलो स्टम पैरासाइट वीड के नाम से जाना जाता है। दे डोंट हैव क्लोरोफिल एंड डिराइव्ड फूड फ्रॉम होस्ट। इस लाइन का मतलब देखो, दे डोंट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। अब जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन बनाएंगे क्या? नहीं बना सकते। तो पूरी तरीके से होस्ट जिस पर ये लगेंगे उस पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि उदाहरण, जिसको अमरबेल या डोडर के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा कास्कुटा रेफ्लेक्सा के नाम से जाना जाता है। और याद रखना अमरबेल जो है ये रिजका का पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। जितने स्टार हो सके लगा लो, पहले भी परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए रिजके का पूर्ण परजीवी खरपतवार। तो याद रखोगे अमरबेल, डोडर आदि के नाम से इसको जाना जाता है। जो पूरे तरीके से किस पर निर्भर है? तो रिजके के ऊपर निर्भर है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसीलिए ये भोजन भी नहीं बना सकते। आगे बढ़ू। अगला आता है अर्ध या अल्प तना परजीवी, सेमी और पार्शियल स्टम पैरासाइट वीड। अब देखो क्लोरोफिल, हैव क्लोरोफिल बट डिपेंड ऑन होस्ट फॉर वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब है जो अर्ध या अल्प परजीवी हैं इनमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो भोजन बना सकते हैं, ठीक है, वो तो पूरे तरीके से उस पर डिपेंड था तो भोजन बना लिया। इसके अलावा होस्ट पर किस चीजों के लिए डिपेंड रहेंगे? तो याद रखना जैसे कि पानी, जैसे कि मिनरल हो गए, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गए, ये आप मतलब एक तरीके से फसली पौधे से ही प्राप्त करते हैं। ऐसे खरपतवारों को अर्ध या अल्प तना परजीवी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण की बात करें तो लॉरेंथस, स्टार लगा लो, इंपोर्टेंट है। ये आम व बागवानी फसलों में उगता है और इनका क्या है? सेमी और पार्शियल स्टम पैरासाइट है। तो याद रखोगे, इंपोर्टेंट है। हर बार अमरबेल नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार ये पूछ लिया जाए, तो स्टार लगा के याद करना। आगे बढ़ू। अगला आता है जड़ परजीवी खरपतवार। अब पहले तो जो खरपतवार था वो तने पर था। कैसे था? तने पर था। लेकिन यहां जड़ों पर है। यहां किस पर है? जो जड़ें हैं इन पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। ऐसे खरपतवार को बोल रहे हैं जड़ परजीवी खरपतवार। ये भी 2 प्रकार का, एक तो पूर्ण जड़ परजीवी और एक अर्ध या अल्प जड़ परजीवी। पूर्ण मतलब पूरे तरीके से निर्भर है,
जैसे कि औरा बेंकी की अगर हम बात करें, पहले पूछा गया है औरा बेंकी, जिसको हम ब्रूम रेप के नाम से जानते हैं, जिसको बांदा नाम से जानते हैं, जिसको आज्ञा नाम से जानते हैं। और याद रखोगे ये सरसों, तंबाकू, टमाटर आदि फसलों में उगता है। इसके अलावा सोलेनेसी कुल की फसलों में। अगला आता है अर्ध या अल्प जड़ परजीवी। ये क्या होता है सर? ये पूरे तरीके से निर्भर नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसमें उदाहरण की बात करें तो रूखड़ी, जिसको स्ट्राइगा नाम से जाना जाता है, जेट में पहले भी पूछा गया है। रूखड़ी, स्ट्राइगा या विचविड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस किस में उगता है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी आदि का अर्ध या अल्प जड़ परजीवी खरपतवार हैं। इंपोर्टेंट है स्टार लगाना। तो परजीवी खरपतवार मैंने दो प्रकार के आपको बताए, एक तो तना पर बताया और एक जड़ पे बताया। जो तना है इसके आधार पर भी दो भागों में, पूर्ण और अर्ध। इसके अलावा जड़ पे भी अर्ध और पूर्ण। उदाहरण है, चार नाम है जो मैंने लिखवाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक एक नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये हो गया आपके खरपतवारों का वर्गीकरण। सर आपने पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण नहीं बताया, तो मैं आपको बताता हूं। देखो इधर, ये जो मैंने आपको बताया था ना, इसके जस्ट पहले हमने सकड़ी और चौड़ी पत्ती, ये एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की बात की थी। तो जितने भी एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं ये आपके सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। इसके अलावा ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। और यहां से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, गेहूं में इसके लिए 2,4-D काम में लेते हैं। और अगर गेहूं में सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार उग गए तो उसके लिए आइसोप्रोटीरोन हम काम में लेते हैं। याद रखोगे, जैसे कि गेहूं सा के लिए तो क्वेश्चन आता है तो याद रखना है आप लोगों को। तो ये क्या हो गया? वर्गीकरण। सर ये वर्गीकरण कंप्लीट हो गया? नहीं, एक और है जो मैं आपको बता देता हूं। आओ देखो, बात करेंगे मृदा जलवायु के आधार पर। अब तक हमने तीन देखे हैं। पहला हमने देखा जीवन चक्र के आधार पे, बीजपत्र के आधार पे, उसी के साथ मैंने आपको बता दिया पत्तियों की बनावट के आधार पे। उसके बाद परजीवी के आधार पे देखा। अब बात करें मृदा जलवायु के आधार पे। सर ये कैसा वर्गीकरण है? आओ देखो, मृदा जलवायु के आधार पर कुछ ऐसी जमीन होती है जो जलमग्न भूमियों में खरपतवार, मतलब जिनमें जल भरा रहता है हमेशा, है ना, पूरे साल पानी भरा रहता है। तो जलमग्न भूमियों के खरपतवार कौन कौन से हैं? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो जलकुंभी और जंगली धान, ये जो आदि खरपतवार हैं, ये जलमग्न भूमियों के खरपतवार है। अगर आप जलकुंभी को देखोगे तो जल में रहती है हमेशा ही, ठीक है। इसके अलावा जंगली धान में देखोगे तो ये जंगली धान जो है धान की फसल में आपको दिखाई देगा। ये कहां मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे तालाब, नदियां व नहरों में, आदि जगह पर जहां 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 पानी वहां वहां ये खरपतवार याद रखोगे। अगला आता है शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार, जिनको हम रेगिस्तानी खरपतवार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रेगिस्तानी। जो जहां पर पानी की कमी पाई जाती है, इनकी पत्तियां चौड़ी मोटी, जिनपे कांटे लगे होते हैं, ऐसे खरपतवार होते हैं शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार। उदाहरण, नागफनी को आपने देखा होगा, हाथ की तरह होता है इस तरीके से ना, इस तरीके से नागफनी होती है और जिस पर लंबे लंबे कांटे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कांटे लगे होते हैं। ये खरपतवार कौन सा है? तो याद रखोगे शुष्क क्षेत्र का खरपतवार है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। झड़बेरी हो गया, ज्वासा हो गया, बाईशुरी आदि ये खरपतवार आपके रेगिस्तानी खरपतवार या शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार कहलाते हैं। अगला आता है कृषि क्षेत्रों के खरपतवार। कृषि क्षेत्रों में जितने भी खरपतवार उगते हैं, जहां किसान खेती करता है, वहां उगने वाले खरपतवारों को कृषि क्षेत्र वाले खरपतवार कहा जाता है, जैसे बथुआ, प्याजी, जंगली चौलाई आदि। लास्ट, अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार, जहां किसान खेती नहीं करता वहां पर भी खरपतवार उगते हैं। ऐसे खरपतवार अकृषित क्षेत्रों वाले खरपतवार हैं, जैसे गाजर घास, कांस, लेंटाना, कैमरा। सर ये कहां उगते हैं? मैंने बताया ना, ये रोड के किनारे पर उगेंगे। इसके अलावा रेलवे की पटरियों के किनारे पर उगेंगे। इसके अलावा जो नहरें उनके किनारों पर उग जाएंगे, जहां खेती नहीं की जाती, जो जमीन बंजर पड़ी हुई है वहां पर ये खरपतवार उग जाते हैं। ऐसे खरपतवारों को अकृषित खरपतवार कहा जाता है। तो टोटल 5 तरीके का वर्गीकरण तो आप लोगों ने याद कर लिया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वाकई में समझ में आ रहा है ना, इस वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। 100 बच्चे देख रहे हैं तो 5 बच्चे लाइक शेयर कर देते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि लाइक शेयर जरूर करें, ताकि जल्दी से जल्दी मैं इसका पार्ट 3 आपके लिए लाऊं, है ना। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अभी एक और वर्गीकरण की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। आओ देखो, अब बात करेंगे कुछ ऐसे खरपतवार हैं, मतलब एक तरीके से वर्गीकरण ही है, कहने का मतलब है
नेटिव के आधार पे कि उनका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से उनकी उत्पत्ति मानी गई है, उसके आधार पर जो आता है उसको हम देखने वाले हैं। आओ देखो, एक तरफ तो मैंने आपके वीड खरपतवार लिखे हुए हैं, एक तरफ की कौन से कंट्री से वो आए हैं, इनको नॉन नेटिव वीड के नाम से भी जाना जाता है। तो आओ देखो कौन कौन से। जैसे कि बात करें कैरेट ग्रास, सर कैरेट ग्रास क्या गाजर घास की बात चल रही है। जो गाजर घास है ये हमारे देश का नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया है। कब आया है? तो 1951 1951 में आया है, याद रखोगे। अगला आता है कैनेरी ग्रास। कैनेरी ग्रास फेलेरिस माइनर गेउसा की बात चल रही है। ये कहां से आया? ये क्या हमारे भारत का है? नहीं है, ये आया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। कब आया? तो 1961 में आया है। स्टार स्टार बनता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इकाइनोक्लोवा क्रिस्पिस की बात करें हम तो ये साउथ अमेरिका से आया है। साउथ अमेरिका, ब्राजील 1914 में और 1916 में, ठीक है ना, 1914-16 में आया, याद रखोगे। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उन पर स्टार लगा दूंगा मैं। इसके अलावा लेटेना कैमरा, इस पर स्टार लगाना है, ये आपके ट्रॉपिकल अमेरिका से आया 1809 में। इसके अलावा आपको किस पर स्टार लगाना है? साइनोडोन डेक्टाइलोन पे स्टार लगाना है आपको, ये मिडिल ईस्ट से आया है। इसके अलावा आपको स्टार लगाना है एमरेंथस विरिडिस, है ना, इस पर भी आपको स्टार लगाना है। ये कहां से आया? तो ये साउथ यूएस और मेक्सिको से आया है। इसके अलावा बात करें सोरगम की, ये सोरगम हेल्पेंस है, ये कहां से आया? तो मेडिटेरियन रीजन से आया है, इस पर भी स्टार लगाना। और इस पर लगाना 2 स्टार, कस्तूटा, ठीक है। ये कहां से आया? तो चाइना से आया है। इसके अलावा अगला आता है ओरा बैंकी, ओरा बैंकी पर भी स्टार लगाना है, जो आपके कहां से आया? यूरोप से आया है। इसके अलावा 2 और हैं, आओ देखते हैं उनको भी। साइनोडोन, सॉरी साइप्रस रोटेंडस। अगर साइप्रस रोटेंडस की मैं यहां पर बात करूं तो ये आपके यूरोप से आया है। और इसके अलावा एक है आर्जीमोना मैक्सिकाना, ये कहां से? तो मेक्सिको से आया है। उम्मीद करता हूं आपको खरपतवारों का वर्गीकरण अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी खरपतवार में, किसी भी वर्गीकरण में कोई भी डाउट है, कमेंट कीजिए, आपको आंसर दिया जाएगा। कोई टॉपिक कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें डेयरी केमिस्ट्री जो है, दुग्ध विज्ञान, ये काफी ज्यादा कठिन लगती है। लेकिन मैंने आपसे हर बार बोलता हूं, एक बार कैप्टन एग्रो के वीडियोस देखो, डेयरी केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कई बच्चों को सोइल साइंस टफ लगती है, सोइल केमिस्ट्री, इसके भी वीडियोस आप कैप्टन एग्रो पे देखो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ। आप अब क्या करना है? आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। और जिन लोगों को इसका पार्ट 3 देखना है, कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिखे और जल्दी से जल्दी लाइक शेयर करें। जैसे इस पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे, हम अगला पार्ट इसका लेकर आएंगे, पार्ट 3, जिसमें इसके आगे की बात करेंगे, जैसे कि कंट्रोल की बात करेंगे और जो आपके रासायनिक दवाइयां वगैरह होते हैं, जहां से भी क्वेश्चन आते हैं, सब की बात हम आगे आने वाले वीडियो में करने वाले। आई होप जो भी आज मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय जवान जय किसान, बाबा।